नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीडियो यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट जीके विद गुरु में। आज अपन बात करेंगे विज्ञान के तीसरे पार्ट की, जिसमें हम प्रश्न नंबर 51 से 75 तक की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 51। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और ये कोई इसका परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है। ये यहाँ से साउंड जो आवाज़ निकालता है, ठीक है, तो ये वापस यहाँ से बोलेगा और ये यहाँ से टकरा के वापस इसके कानों तक पहुँचने में ये कितनी दूर अगर खड़ा रहे तो उसको इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। हाउ फार फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिव प्लेन शुड अ पर्सन स्टैंड टू हियर देयर इको। ये रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे, इको, क्या इसको हम इको कहते हैं। इको सुनने के लिए उसको उस जो रिफ्लेक्टिव प्लेन है उससे कितना दूर खड़ा रहना चाहिए। तो यह दूरी होगी आपकी 56 फीट। कितने फीट? 56 फीट। अगर वो 56 फीट दूर खड़ा है और वो आवाज़ निकालता है तो उसको उसकी प्रतिध्वनि उसको सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज द स्टेथोस्कोप ऑपरेट। जो स्टेथोस्कोप होता है, जो डॉक्टर्स लगाते हैं, जो अपने हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, गति नहीं, ध्वनि सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। जो अपन पीठ पर लगाते हैं, जो अपन जब चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स जो होते हैं अपनी पीठ पर लगा के चेक करते हैं कि ध्वनि आ रही है या नहीं आ रही है, क्या मतलब उसका काम कैसे कर रहा है अपना हार्ट। तो वह ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के जो परावर्तन जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर चेक कैसे करते हैं, जो स्टेथोस्कोप है अगर वो सही काम कर रहा है तो जो उसके कानों में आवाज़ आएगी वो ऐसी आएगी, लब डब। कैसी आवाज़ आएगी? लब डब ऐसी आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब है कि वह जो हार्ट है वो हमारा सही काम कर रहा है। और अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसमें ऐसी आवाज़ आती है, मर्र, ऐसे, है ना। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन सिद्धांत पर। सोनार, ये क्या है? सोनार है, सोनार। यहाँ सोनार अधिकांशतः किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो सोनार है यह एक साउंड का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आवाज़ ध्वनि निकलती है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सोनार की? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह किस रूप में प्रयोग लाया जाता है? तो यह नौ संचालकों द्वारा, जो पानी में जो नाव वगैरह तैरती है, जो उनको कभी भटक जाए या रास्ता भटक जाए या बहुत दूर चली जाए तो उनके लिए यह सोनार का उपयोग किया जाता है। और सोनार का इसका क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि जो दूसरी जो वेव्स होती है, साउंड वेव्स है, जो साउंड वेव है वो जो पानी में ना, वो पानी में बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। साउंड वेव जो है पानी में बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। तो साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 1480 मीटर पर सेकेंड। वाटर में जो इसकी वेलोसिटी होती है वो 1480 मीटर पर सेकेंड होती है, जो दूसरी वेव्स होती है उससे कहीं ज़्यादा होती है। जो रडार वगैरह उनकी वेव्स होती है ना, जो लाइट वेव वगैरह, इनसे कहीं ज़्यादा होती है साउंड की वेव पानी में। तो इसलिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, द पेरियोडिसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। तो इनकी जो पेरियोडिसिटी होती है वो कितनी होती है? 24 आवर्स। कितनी होती है? 24 घंटे। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? जो ध्वनि तरंगें हैं वो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन। जब कोई भी वेव्स जाएगी किसी भी परावर्तक सतह पे तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। जब ये कोई यहाँ से खड़ा है या यहाँ पे खड़ा है तो वापस यहाँ से होके इसी डायरेक्शन में वापस आएगी। तो क्या होगी? ये क्या होता है? परावर्तन होता है। कोई किरण वहाँ पे किसी तल से टकरा कर वापस उसी दिशा में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? वो घटना परावर्तन कहलाती है। तो ध्वनि तरंगों में भी यही होता है। इको क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56 नंबर। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? कोई भी अपन आवाज़ अपन कुछ बोलते हैं तो वो जो उसका इफेक्ट है वो हमारे कानों में कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है जो सेकेंड का 1/10 पार्ट है, 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों में उस ध्वनि का प्रभाव रहता है। एक हीटर में तार जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? जो तंतु बना होता है ना, कोइल होती है, कुंडली, वो किस चीज़ की बनी होती है? तो वो बनी होती है नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 58। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है?
व्हाट पार्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज क्लोजेस्ट टू द मून्स ग्रेविटी, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मतलब कितना भाग है वो चंद्रमा के बहुत नज़दीक होता है, तो ये होता है 1/6। अच्छा, ये बात करें कि अगर पृथ्वी पर किसी का भार है 600 न्यूटन, ठीक है, तो उसका चंद्रमा पे कितना होगा, तो 1/6 इंटू 600, 1/6 इंटू, तो वो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। या अपन बात करें कि पृथ्वी पर जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के 1/6 पार्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है? क्योंकि उस समय केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, या सूर्य पर्वतों में से निकलता है, या लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है, लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है, इस कारण उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। तो इसका क्या रीज़न है कि जो ये आपको पता है ना विबग्योर ये होता है, तो इसमें जो रेड कलर है, रेड कलर उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होने के कारण ही लाल रंग के जो लाल रंग है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए जो सूर्य का कलर है वो क्या दिखाई देता है हमें? लाल, इसलिए हमें लाल दिखाई देता है। लेंस किससे बनता है? जो हम आंखों में चश्मा वगैरह लगाते हैं ना, वो किस चीज़ से बनते हैं या किस ग्लास से बनते हैं? तो वो बनते हैं किससे? देखिए आपका कितने ऑप्शन है, फ्लिंट ग्लास, पायरक्स ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास एंड कोबाल्ट ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास होता है जो साधारण जो ग्लास होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी ग्लास। तो हमारा जो लेंस होता है वो किससे बनता है? वो बनता है फ्लिंट ग्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 क्वेश्चन नंबर आपका है, मोटर कारों में जो हेडलाइट, मोटर कारों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो मोटर कार होती है, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो हेडलाइट होती है वो किस दर्पण की बनी होती है? विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल? तो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स होता है, या कॉनकेव, या पैराबोलिक, या प्लेन? कॉन्वेक्स मतलब उत्तल है ना, और ये कॉनकेव अवतल। तो कौन सा लेंस यूज होता है? हमेशा ध्यान रखना अपन को क्या चाहिए, जो वो मोटर कारों में हेडलाइट है तो वो किससे बनी होती है? कॉनकेव से बनी होती है, अवतल से। किससे? अवतल दर्पण से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजामत में, हजामत जो सेविंग होती है वो सेविंग मिरर होते हैं, वो कौन सा मिरर होता है? सेविंग मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो कॉन्वेक्स, या कॉनकेव, या प्लेन, या पैराबोलिक? तो इसमें भी कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर यूज में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, वाहनों पर पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाहन जो होते हैं, गाड़ियाँ, व्हीकल्स होती है, उनमें जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही है उनको देखने के लिए बहुत सारा बड़ा एरिया होगा, ये बड़ा एरिया होगा, और उसको एक छोटे से एरिया में अपन को मिरर में देखना है। तो ये मिरर जो है ये कौन सा मिरर होगा? तो अपन को क्या यहाँ ये एक जगह पे चाहिए सबका। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो दर्पण जो होता है वो कौन सा यूज होता है? गाड़ियों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दर्पण का यूज करेंगे। कौन सा मिरर होगा? देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली ऑप्शन दे दिए, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर। तो आपको मिरर चाहिए। देखो यहाँ पे गाड़ियों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ दर्पण वर्ड नहीं दिया है। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में अपन को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन एक जैसे देते हैं और हम गलती से क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस पे क्लिक कर देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस ना होकर यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? अभी आपको विचलित सबसे ज्यादा कौन होगा और सबसे कम कौन होगा, इसका फंडा समझ लो। विबग्योर। जो सबसे ज्यादा विचलित होगा वो कौन सा होगा? ये। और सबसे कम विचलित होगा वो होगा रेड। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ जो लैम्बडा है वो सबसे ज़्यादा होगा, वो क्या होगा? सबसे कम विचलित होगा। सबसे कम विचलित होगा कौन होगा? आर। और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा। जिसकी वेवलेंथ कम है वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा, उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे किसकी है? वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है, इसलिए इसका विचलन है जो सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक किसका होगा? बैंगनी कलर का। और सबसे कम जो विचलन होगा वो किसका होगा? लाल कलर का। ये लाल नहीं है, लाल कलर का। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है?
अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा बनाता है, एक तो बनाएगा आभासी, आभासी कैसा? अवतल लेंस जो होता है आभासी और सीधा, कैसा बनाता है? आभासी एवं सीधा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसलिए आपको पता है जो अवतल लेंस का उपयोग है, अवतल लेंस का जो यूजेज है, आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसका यूज किया जाता है? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है, फोटोग्राफी कभी भी आए RGB, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। कहाँ है ऑप्शन आपका? रेड ग्रीन ब्लू, रेड ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। ये रहा रेड ग्रीन ब्लू। जो फोटोग्राफी में यूज, जो मेन कलर होते हैं वो कौन होते हैं? द प्राइमरी कलर्स यूज इन फोटोग्राफी आर रेड ग्रीन ब्लू, RGB। आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं उसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो अब मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? मैग्नीफाइंग मतलब जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके, जो कोई भी छोटी चीज़ है उसको हम बड़ा करके देखते हैं, तो वो कौन सा ग्लास यूज आता है? उस टाइम हमें यूज देते हैं कॉन्वेक्स। जब भी हमें किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो हमेशा किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का। और बड़ी से छोटी को देखना है, बड़ी चीज़ को छोटी में देखना है तो कॉन्केव। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तन की घटना। अच्छा, एक हमने पढ़ा था कि ये कोई वेव आई और वापस यहाँ से टकरा के वापस आ गई, ये तो था परावर्तन। और अगर कोई आई, एक ये माध्यम की इस लेयर है, ये एयर मान लो, एयर माध्यम है, और ये आपका कोई भी मान लो कि वाटर है, ठीक है। तो ये जब यहाँ से जाएगी तो ठीक है, तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी दिशा परिवर्तन, ये सीधी इधर से यूँ जा रही थी, जैसे इसके अंदर आई तो ये थोड़ी सी इसकी दिशा परिवर्तित हो गई। या अपन ऐसे बात करें, यहाँ से आ रही थी तो ये जैसे इधर आई तो थोड़ी सी यूँ हो गई, ठीक है। तो ये जो है, ये जो घटना है, ये प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपवर्तन। अपवर्तन क्या कहलाती है? अपवर्तन। रिफ्लेक्शन, क्या इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। मायोपिया समरूप है। मायोपिया क्या होता है? जिसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? मायोपिया क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो पास की वस्तु है वो तो दिखाई देती है, पास की तो दिखती है, पास की तो दिखाई देती है, पर जो दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। और इसके लिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस यूज किया जाता है? अवतल निकट दृष्टि। एक होता है दूर दृष्टि दोष, उसके लिए हम क्या यूज किया जाता है? उसके लिए उत्तल लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। और इसको हम क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। इसको हम क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया किसका स्वरूप है? निकट दृष्टि दोष, या इसको इंग्लिश में कहे तो नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया है ना, हाइपर मायोपिया नहीं होता, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है कि उसका निकटतम बिंदु कितना होता है? तो इसका जो निकटतम बिंदु होता है हाइपरमेट्रोपिया का निकटतम बिंदु होता है कितना? 25, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। इसका जो निकटतम बिंदु होता है वो होता है ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार अगर मायोपिया का कहे तो मायोपिया का होता है, मायोपिया का कितना होता है? मायोपिया का होता है लेस देन 25 सेंटीमीटर। और अभी बताइए आपको हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? जो पृथ्वी में वायुमंडल ही नहीं होगा, जब वायुमंडल नहीं होगा तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? एकदम काला। इन द एब्सेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपीयर ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव की आंख का निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट, देखो एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। निकट देखो, ये है, एक है दूर और एक है निकट। दूर में कितने अक्षर है? 2। अगर ऐसे देखे थे ना, तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा यूज किया जाता है? उत्तल। कौन सा? उत्तल। और निकट के लिए हम कौन सा लेंस यूज किया जाता है? अवतल। कौन सा? अवतल। देखो निकट में 3 अक्षर है तो इससे +1 कर दो, ठीक है। जो उसका जो लेंस होगा वो एक अक्षर उसमें ज़्यादा होगा, अवतल। और दूर में कितने हैं? 2 है तो उसके एक अक्षर +1 कर दो, तो इसमें कितने जो लेंस होगा वो कितने अक्षर होगा? 3 अक्षर का उत्तल। और ऐसे ही अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अपन कन्फ्यूजन होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स
और एक है कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स देखो ये छोटा है तो इसका जो हिंदी वाला है वो भी छोटा है, और कॉनकेव, कॉनकेव में कितने ज़्यादा अक्षर है तो हिंदी वाला भी बड़ा वाला। ठीक है, अवतल देखो कॉनकेव में कितने 6, तो इसमें कितने 4, इसमें अच्छा ये कॉनकेव इसमें कितने 7 लेटर है तो इसमें कौन सा बड़ा वाला अवतल। कॉन्वेक्स में कितने 6 लेटर तो इसके कितने 3। तो मतलब अपन एक मन में एक ट्रिक बना सकते हैं जिससे हमें कभी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे कि दूरदृष्टि दोष में 4 लेटर वाला अक्षर नहीं होगा, 3 लेटर वाला कौन सा है, उत्तल। ऐसे निकट दृष्टि दोष में कितने 3 है तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, इससे एक ज़्यादा, अवतल। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में पास की चीज़ें तो दिखाई देती है पर जो दूर की चीज़ें वो दिखाई नहीं देती। जैसे लगता है ऐसे कि निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती, जबकि इसका जो मीनिंग है निकट दृष्टि दोष का उसमें पास की चीज़ें दिखाई देती है दूर की नहीं देती है। बात समझ में आई। तो कॉन्वेक्स लेंस का किसमें, इसमें निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कॉनकेव लेंस का, मायोपिया में, है ना। उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण देखो अभी उत्तल दर्पण आया है यहाँ पे ना, तो दर्पण का क्या किस में यूज किया जाता है, अपन ने अभी देखा था कि गाड़ियों का जो पीछे की जो व्यू होता है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण क्या है, बड़ा भाग है, उसको अपन को क्या करना है, एक जगह छोटे से कांच में देखना है तो क्या करेंगे, उत्तल दर्पण लगा देंगे गाड़ियों में, मिरर व्यू, वाहन के पीछे के भागों को, रियर व्यू मिरर वाहन के पीछे के भागों को देखने के लिए यूज में लिया जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल एवं अवतल दर्पण किसके उदाहरण है, प्लेन मिरर के या स्फेरिकल या इन्वर्टेड, ये किसके उदाहरण है, ये गोलीय दर्पण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, गोलीय दर्पण के उदाहरण है। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है। श्वेत प्रकाश के घटकों का में विभाजन किसके कारण होता है, तो यह होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के। परावर्तन से वेव वापस हो जाती है, अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। जो प्रिज्म वगैरह, प्रिज्म में से कोई गुजरता है वो घटना वगैरह जो है ना, वो किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। जैसे उसका सूर्य का लाल दिखना, आकाश का नीला दिखना, ठीक। तो ये क्या किसके कारण होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। तो थैंक यू सो मच।